जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर को जो हमारा पेपर हुआ था सीटेट का, उसकी आंसर की के बारे में। दोस्तों, हम एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, राइट आंसर की बताएंगे कि करेक्ट आंसर की क्या होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, हम स्पीड से करेंगे, आपके ज़्यादा मिनट न लेते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आंसर की को करेक्ट आंसर के साथ बताएंगे। एक एक प्रश्न आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आंसर की जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चेक करेंगे वो अपने प्रश्नों को बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके 90 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, 90 में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल राइट हुए SST के पेपर में। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है और ये आंसर भी आपको बिल्कुल सटीक आंसर के साथ मिलेगी। देखिए, जल्दी से करेंगे, इसको समझेंगे। पहला आज का हमारा 31वां जो प्रश्न था SST का, वो था हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा कांसा। क्या था? कांसा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दिया गया था, कांसा। अगला देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा। देखिए, अगला हमारा जो 32वां प्रश्न था वो इस प्रकार था कि 32वें प्रश्न में था कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। ये बात क्या है? गलत है। ये बात यहाँ पर क्या दी गई है? गलत है, ये उल्टी दे दी गई है। हमारा यहाँ पर जो दिया है कि 1873 में किसमें? अमृतसर में हुई थी और 1879 में लाहौर में। ये हमारी सही है, यहाँ पर यह गलत दिया। तो पहला प्रश्न हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा है, इन सभाओं ने सिख धर्मों को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर क्या हमारा ए हमारा असत्य और बी सत्य। तो ये कि हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए असत्य और बी सत्य है। अगला देखेंगे, हमारा 33वां प्रश्न था। 33वां हमारा था 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा ये नदी के डेल्टा पर स्थित था। तो ये इसका राइट आंसर था कृष्णा। क्या था? कृष्णा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था 33वें प्रश्न का। अगला देखेंगे, अगला हमारा था, यहाँ पर दिया है कि सूची बनाइए। सूची दी गई है यहाँ पर दिया है हिरण्यगर्भ, प्रशस्ति, पिस्ताक, नस्तलिक। इनका यहाँ पर मिलान करना है कि क्या था। तो क्या इसका राइट आंसर था? देखिए, हिरण्यगर्भ जो था वो क्या था? एक अनुष्ठान था। क्या था? एक अनुष्ठान था। दूसरा इसका था, तो देखिए ए का दूसरा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ए का दूसरा हमारा दिया गया है पहले कथन में। किस में दिया है? पहले में दिया गया है। और किस में दिया गया है? हमारा चौथे में दिया गया है। तो ए का दूसरा हमारा पहले में और चौथे में दिया गया। तो यहाँ पर हमारे दो कट हो गए, यानी दो कट हो गए, हमारा तीसरा और दूसरा नहीं हो सकता है। अब देखिए अगला समझते हैं, प्रशस्ति का हो जाता है शिलालेख। देखिए, बी का हमारा हो जाएगा पहला। तो बी का पहला किस में दिया है? बी का पहला दिया पहले कथन। तो इसका पहला कथन हमारा पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था 34 का पहला। अगला समझेंगे, अगला देखिए 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्यों के रूप में पहचान दी गई? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो था, देखिए राइट आंसर था, देखिए यहाँ पर दिया बिहू, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसा और मणिपुरी। देखिए यहाँ पर था भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशा, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। देखिए इसमें भांगड़ा हो गया, भांगड़ा यहाँ पर भी नहीं था और यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था कि भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी, मणिपुरी। ये हमारा दूसरा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था, दूसरा ऑप्शन। 35वें प्रश्न का क्या था? दूसरा था। अगला देखेंगे 36वां प्रश्न, बहुत ही स्पीड तरीके से करेंगे क्योंकि बिल्कुल सटीक आंसर करेंगे अच्छे तरीके से। स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न का राइट आंसर क्या। प्रश्न तो आपने दिया ही है, प्रश्न आपके सामने है। अगला अगर जिसका क्रैक नहीं हुआ है वो अगली तैयारी भी कर सकता है, और जिसका क्रैक हो गया वो अभी हमें बताए कि कितने 90 में कितने अंक इसके SST में आए। जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। ये बात सही है हमारी, जिन्हें कोई पद मिलता उसके लिए होता था। ये एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। ये हमारी दोनों बातें सही है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला देखेंगे 37वां प्रश्न। 37वां था, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न आए थे। हमने जो प्रीवियस PY की जो प्रश्न कराए थे वीडियो में, उन सारे प्रश्नों में से ये प्रश्न दिए गए हैं। आपने अगर अच्छे से हमारा वीडियो को देखा होगा तो आपके सही राइट आंसर होंगे। देखिए, जिस भी विद्यार्थी ने ये प्रश्न पत्र भेजा है उसके ज़्यादातर टिक जो हमारे दिए गए हैं उसको सही लगाए हैं उसने। तो देखिए, इसका हो जाएगा जब्त। क्या हो जाएगा? टोडरमल की जो राजस्व प्रणाली का नाम था जब्त। तो अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा 38वां प्रश्न है कि मेहरणगढ़ के संबंध। देखिए, ये भी प्रश्न हमने बताया था, कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा
PYQ प्रश्न है हमारे, कथन वाले प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए थे, बहुत सारे प्रश्न ये हमारे आए हैं यहाँ पर। तो देखिए ये भी हमारा है कि मेहरगढ़ के संबंध में कथनों पर विचार की, तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, इसका राइट आंसर देखिए था, यहाँ पर पढ़ेंगे पूरी तरह से कि मेहरगढ़ वह स्थान था जहाँ लोगों ने पहली बार चावल और मक्का का उगाना सीखा। ये बात यहाँ पर गलत दी गई क्योंकि चावल और मक्का का उगाना नहीं सीखा था, वहाँ पर गेहूं और जौ को उगाना सीखा था। किसको? गेहूं और जौ के लिए उगाना सीखा था। तो ये हमारा पहला हमारा कथन हो जाएगा गलत। मेहरगढ़ में हिरणों भेड़ों और बकरियों की हड्डियाँ पाई गई, ये बात सही है। मेहरगढ़ में 4 चौकोर और आयताकार थे, ये बात भी सही है। तो BC जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। इसमें B और C राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला कथन हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला। 39वां प्रश्न है, देखिए 20वीं सदी के आरंभ में से ही भारतीय महिलाएं में सुधार हेतु काम कर रही थी। तो देखिए 20वीं सदी के आरंभ में, आरंभ की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा विधवा पुनर्विवाह ये हमारा गलत हो जाएगा। महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो हेतु काम कर रही थी 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय महिलाएं ये काम कर रही थी कि महिला मताधिकार होना चाहिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। तो ए जहाँ पर BC होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, B और C। तीसरा कथन है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा B और C। अगला देखेंगे, देखिए 40वां प्रश्न हमारा क्या था। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न पत्र आया था, पढ़ने जिसने हमारा वीडियो देखा होगा उसके सामने ये सरल प्रश्न पत्र था, बहुत ही सरल था। तो देखिए यहाँ पर दिया है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, हे महाप्रभु तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये जो रचना थी वो किसकी थी? चोखा मेला की थी। किसकी थी? चोखा मेला। पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही था, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए, अगला दिया जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। तो देखिए राजा राममोहन राय ने पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा आलोचना करता था। प्रार्थना समाज संपत्ति भक्ति के परंपराओं का पालन करता था जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता से विश्वास रखता था, और जाति प्रथा उन्होंने 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था हमारा था वो क्या था? BC। क्या था? जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस की मंडली की स्थापना की गई। तो देखिए जाति, ये हमारा देखिए गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा A ऑप्शन, A और B। अगला देखिए, अगला हमारा था अगला हमारा प्रश्न था 42 नंबर कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता प्रभात फेरियों का आयोजन किया, विख्यात जनजातीय नेता, परिवर्तनशील राष्ट्रवादी। तो देखिए ये कथन को केवल मिलान करना था, आपको क्या करना था? मिलान करना था। तो देखिए दक्षिण भारत में नमक का जो सत्याग्रह नेता था वो था हमारा C राजगोपालाचारी। तो देखिए A का तीसरा जिसमें होगा वो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो A का तीसरा किसमें? A का तीसरा हमारा तीसरे में है। तो देखिए यही हमारा ज़्यादा, देखिए कथन वाले प्रश्न में क्या है, आपको कथन वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक का राइट आंसर निकालना है और बाकी का सब निकल ही जाएगा। तो देखिए हमारा जो हो जाएगा, A का दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता था ऋषि राजगोपालाचारी, तो A का तीसरा है। और देखिए प्रभात फेरियों का आयोजन किया किसने किया? अंबाबाई ने। तो देखिए B का चौथा हो जाएगा, तो B का चौथा इसी में है। तो देखिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर हमारा प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी? तो देखिए कौन सी मांगे थी? शासन का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, भारत के कई शहरों में सिविल परीक्षा सेवा आयोजन, पूर्ण स्वराज्य। तो देखिए क्या था इसका? देखिए पूर्ण स्वराज नहीं था। तो देखिए A, B, C हमारे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, A, B और C। अगला देखिए 44 नंबर प्रश्न था। 44 नंबर प्रश्न में क्या दिया था? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में क्या क्या था। तो देखिए यहाँ पर आपको ये भी कथन वाला प्रश्न है, आपको केवल एक प्रश्न का आंसर आपको पता होगा तो आप राइट आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे समवर्ती सूची में क्या आती है? शिक्षा आती है हमारी। समवर्ती सूची में क्या आती है? शिक्षा आती है। तो C का दूसरा किसमें? C का दूसरा किसमें? C का दूसरा देखिए हमारा तीसरे में, और देखिए तीसरे में ही है C का दूसरा, यही हमारा राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। और देखिए संघ सूची में क्या आता है? राज्य सूची में क्या आती है? शिक्षा आती है। राज्य सूची में क्या आता है? स्वास्थ्य आता है। क्या आता है? स्वास्थ्य आता है। और संघ सूची में क्या आता है? कर आता है। तो देखिए A का तीसरा किसमें है? A का तीसरा इसमें है। और B का पहला किसमें है? B का पहला क्या है इसमें? संघ सूची। समवर्ती C का क्या है? दूसरा है। तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 44वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर तीसरा कथन यहाँ पर था। अगला 45 नंबर प्रश्न था,
अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होगा। देखिए कितना सरल प्रश्न था, ये बहुत बार हमने पीवाई के प्रश्न में कई बार रिपीट कराया वो प्रश्न था। हमारे जो वीडियो एसएसटी के जिसमें स्टूडेंट विद्यार्थी ने देखे होंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा। देखिए पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा अगर देखिए पृथ्वी क्या होगी, घूर्णन नहीं करेगी और दिन और रात हमारे नहीं होंगे, दिन रात हमारे अगर नहीं होंगे तो हमारा जीना संभव नहीं होगा। इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। अगला 46वां नंबर प्रश्न था, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए दिशा एवं पैमाने पर, भारत की भौगोलिक स्थिति पर, प्रतीक ऋण चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर। तो देखिए ये हमारे दोनों गलत हैं और ये हमारे क्या है सही है। तो ए और सी जिसमें है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। पहला कथन यहाँ पर सही था, पहला ए और सी, केवल ए और सी। 47 नंबर देखेंगे, 47 नंबर हमारा था, ये था हमारा देखिए 47 नंबर का जो राइट आंसर था 47 नंबर में दिया, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय सुबह 9 बजे IST भारतीय मानक समय का है। क्रमशः बेंगलुरु के पास 73 डिग्री 30 अक्षांश पूर्व देशांतर पर, अगरतला के पास 51 डिग्री 15 अक्षांश पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय स्थानीय समय क्या होगा। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर था वो था हमारा था 8:40 बजे से सुबह 9 बजे 9:35। तो ये हमारा राइट आंसर था। आपको मिलाने बताया था मैंने 1 डिग्री के बराबर क्या होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री के बराबर क्या होता है 4 मिनट होता है। ये ऐसे आप निकाल सकते हैं इसको। तो ये इसका राइट आंसर जो था, देखिए बड़ा प्रश्न है, इसकी आपको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं जो करेक्ट आंसर सटीक आंसर उसका है वो सटीक आंसर आप सभी को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास क्या आंसर की को चेक करना है और जब रियल आंसर की आएगी तो उससे आप मिलान कर सकते हैं। तो देखिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, कर्क रेखा उत्तर ध्रुवीय वृत्त अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। ये बात हमारी दोनों बातें सत्य हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए 49वां प्रश्न हमारा है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो देखिए किस प्रकार की, प्रकीर्ण, क्या किस प्रकार की, प्रकीर्ण। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए 50 नंबर का प्रश्न हमारा था, इसमें भी सूची मिलानी थी, क्या मिलानी थी, सूची कथन वाला प्रश्न था। ये भी पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे। तो देखिए पी तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब देखिए ए का दूसरा किस में है, ए का दूसरा किस में है, ए का दूसरा किस में, तीसरे वाले में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का दूसरा। ज़्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक कथन के बारे में पता है तो आप उसी से मिला सकते हैं। देखिए ए का दूसरा हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, तीसरा। एल तरंगे क्या थी, पृष्ठीय तरंगे थी और एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। तो आप समझ गए होंगे, इसका तीसरा 50 का क्या था, तीसरा हमारा राइट आंसर था। 51 नंबर देखेंगे, भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र का चित्रण किया जा सकता है। तो देखिए विश्व के महासागरीय बेसिन, ये बात सही है। जिब्राल्टर जलसंधि खाड़ी, ये बात सही है। जुलाई माह में वर्षा, ये बात भी सही है। तो देखिए भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्र किया जा सकता है। तो देखिए दिल्ली के वायुमंडल को नहीं किया जा सकता है, तो ए सी को काट दीजिए, सी जिसमें है वो काट दीजिए। देखिए ए भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। देखिए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हों हमारे, तो वीडियो को लाइक कर दें और देखिए करेक्ट आपको आंसर पता चल रहे हो तो सभी दोस्तों के लिए शेयर भी कर दें वीडियो को। देखिए और जिसकी राइट आंसर करेक्ट हो रहे हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारे कितने राइट आंसर हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है 52 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। तो देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही था, यहाँ पर कथन सही था, ये हमें वन पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के भूमि प्रदान करता है। तो देखिए हमारा चौथा कथन यहाँ पर सही था, बिल्कुल राइट आंसर चौथा था यहाँ पर। तो आपका चौथा जिसका होगा वो राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला देखिए 53 नंबर में क्या था, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, ये बात सही है। गर्म वायु सघन होती है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए सही है और आर गलत है। देखिए गर्म वायु जो होती है हमेशा ऊपर उठती है और गर्म वायु सघन होती है, ये बात गलत है यहाँ पर। तो ए सही है और आर गलत था।
अगला देखेंगे 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न में था यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत। देखिए गलत कथन पूछा था यहाँ पर, ये बोला कि यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दिया था ये परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरियों के लिए। भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबसे अंडरपाथ कहा जाता है। मैदानी भागों में सड़कों का सघन जाल पाया जाता है। लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो ये देखिए ये बात हमारी गलत है, ये सबसे महंगा है। सबसे सस्ता क्या होता है? जल मार्ग। क्या होता है? जल मार्ग होता है सबसे सस्ता। तो ये हमारा यहाँ पर गलत दिया है, सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है, तो गलत ही यहाँ पर पूछा है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था, चौथा ऑप्शन। 55 नंबर देखिए, विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है। तो किस संसाधन द्वारा होता है? ये हमारा होता है जल विद्युत शक्ति। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखेंगे 56 नंबर। 56 नंबर में था पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों में आता था। तो ये दोनों बातें हमारी सही हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला कथन यहाँ पर, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। तो देखिए, इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। उत्तम वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल की अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो देखिए इसका राइट आंसर था जूट। क्या था? जूट। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। 58 नंबर देखेंगे। 58 नंबर में क्या था? निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर ने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे, यानी धर्म को चेंज कर लिया था। तो देखिए बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। ये मैंने PYQ प्रश्न है, ये मैंने बहुत सारे कई वीडियोज में इस प्रश्न को रिपीट किया है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो इसमें आपको प्रश्न देखने को मिला होगा। अगला देखिए 59 नंबर में था कि निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का एक उदाहरण है। देखिए पुरुष नर्स। देखिए पुरुष नर्स यहाँ पर दिया गया। पुरुष ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। पुरुष कभी नर्स हो ही नहीं सकता, लड़की ही नर्स होती है, लेडीज ही नर्स होती है। तो पुरुष नर्स नहीं हो सकता, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। महिला किसान हो सकती है, ये बात सही है हमारी, महिला तो किसान हो सकती है। और पुरुष पायलट, ये भी हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? उदाहरण पूछा है। तो बी और सी इसके, देखिए इसको काट दें। पुरुष नर्स नहीं हो सकता है, पुरुष पायलट भी हो सकता है, ये बात सही है। तो हमारी पुरुष यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा की बात हुई है, तो यहाँ पर पुरुष नर्स की बात हुई, तो एक ही हमारा है रूढ़िबद्ध धारणा में। तो केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन केवल ए। अगला देखेंगे 60वां नंबर प्रश्न है। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। तो देखिए भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता के रूप से। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं। तो देखिए निगम पार्षद, लेखपाल, तहसीलदार, पटवारी। तो देखिए निगम पार्षद जो होता है वो नगरीय क्षेत्र से होता है, ये बात यहाँ पर गलत दी गई है। तो लेखपाल, तहसीलदार और पटवारी एक ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, देखिए बी और सी डी जिसमें है वो राइट आंसर हो जाएगा। BCD पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, BCD। निगम पार्षद क्या होता है? नगरीय क्षेत्र से होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। तो वो होता है सहकारी। कौन सा होता है? सहकारी। देखिए जिस भी विद्यार्थी ने ये पेपर दिया है उसका जो राइट आंसर टिक वाले होते हैं बिल्कुल राइट आंसर निकल रहे हैं, तो इसका प्रश्न आपको सही हुआ होगा। तो अगला देखेंगे इसका सहकारी हो जाएगा 62 नंबर का। अगला देखेंगे 63 नंबर है, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर है, शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका गैर कानूनी संलिप्त होना माना जाता है। ये बात क्या है? यहाँ पर क्या है? ये गलत बात दी गई है। देखिए जो हमारे मजदूर लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनको क्या है? अधिकार है, रेहड़ी पटरी वो कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये नगरपालिका शहर की पंचायत का निर्णय करती है और शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के दिन बाजार बंद रहेगा। ये बात हमारी सही है, ये बात सही है कि बाजार बंद रहता है एक सप्ताह में एक दिन। प्रायः अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है, ये बात भी सही है हमारी। तो BC जिसमें है वो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, B और C। अगला है देखिए 64 नंबर में दिया गया, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना
तब कहा जाता है जब वह जीत सकता है। किससे? राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से। देखिए यानी 100 है, 100 वोटिंग अगर दी है तो उसमें क्या है 50 से अधिक होना चाहिए, 50 से क्या हो जाए अधिक होना चाहिए, यानी 75 होना चाहिए, तो वहाँ पर वो जीत जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही था, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। देखिए 65 नंबर दिया है, निम्न में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं। यहाँ पर दिया है, एक अभिभावक ने अपने बच्चे से कहता है मत रो तू एक लड़का है। तो देखिए ये रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता है। शहर में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं, ये बात भी हमारी सही है। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, तो ये बात भी हमारी सही है। शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत होता है। तो देखिए हमारे चारों कथन सही हैं, लेकिन इसमें जो सटीक हैं बिल्कुल ए और सी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ए सी को कंफर्म नहीं कर सकते। ए सी को कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। शहरों में लोग केवल पैसे के ध्यान रखते हैं और लोगों के बारे में नहीं, ये बात भी हमारी बिल्कुल राइट है। लेकिन बिल्कुल रूढ़िबद्ध धारणा की बात होती तो ए और सी है, लेकिन हमारे ए बी सी डी ये चारों बातें हमारी सही हैं। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा। अगर आंसर की हमारी जो आएगी, करेक्ट वाली आंसर की जो आएगी उसमें चेक कर लेना, लेकिन हमारे हिसाब से चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आंसर की में अगर ए सी दिया होगा तो आपका ए सी हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर देखेंगे भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संबंध में सही कथनों को पहचान कीजिए। तो देखिए पहला दिया है यहाँ पर शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान के उल्लेखित नहीं है। उसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित करता है। उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया कि शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो ये बात हमारी क्या है, गलत बात है। तो बी सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है देखिए, निम्न में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। देखिए चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। कारागार का रखरखाव ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। किसके? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। कारागार के रखरखाव ये राज्य के अंतर्गत आता है। तो राज्य में नई रेलगाड़ी को संचालन ये भी हमारा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जनगणना भी आती है। तो ए बी डी जिसमें होगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ए बी डी। तो ए बी डी किस में दिया है, सॉरी जनगणना भी हमारी क्या होती है, राज्य के अंतर्गत आती है। जनगणना ये हमारी और ये हमारे दोनों क्या होते हैं, हमारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? कारागार का रखरखाव और जनगणना। और ए सी जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए सी। पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए और सी। अगला देखेंगे यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए नहीं आता है की बात पूछी यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है वन्य समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों का अधिकार को मान्यता दी गई। तो देखिए ये बात हमारी क्या है, यहाँ पर अगर वन को अधिकार को मान्यता दी गई, ये बात हमारी यहाँ पर गलत है। ये वन काटने के लिए क्या है, मान्यता नहीं दी गई थी, ये बात हमारी सत्य थी। तो यहाँ पर यह गलत दिया है तीसरा कथन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया। तो नहीं, निगेटिव वाला पूछा है ना, नहीं आता है, तो ये बात हमारी नहीं आती। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता, वन्य समुदाय के लकड़ी वन उत्पादों का अधिकार को मान्यता दी गई, ये बात हमारी गलत है यहाँ पर। तीसरा इसका राइट आंसर था। 70 नंबर देखेंगे, हास्यकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है किस पर? निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, शिक्षा और संसाधनों का असमान पहुंच की ओर, अभाव की ओर, सामाजिक विकास के लिए अताक मौकों की ओर। देखिए मौकों की ओर, यहाँ पर मौकों की ओर ये गलत है। तो केवल ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन केवल ए बी सी। अगला देखेंगे, निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर्विषयीय उपागम का उपयोग करना चाहिए। बात सही है। ये उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। तो ये बात हमारी दोनों बातें सही हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। पहला प्रश्न यहाँ पर, पहला कथन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखेंगे, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये विद्यार्थी को समाज देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। बात सही है। ये विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी
क्षमताओं को विकसित करता है, ये बात भी सही है। ये विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है, ये बात भी सही है। ये विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है, तो ये हमारी यहाँ पर बात गलत कही गई है, तो डी को काट देंगे, डी जिसमें भी होगा वो कट जाएगा। तो देखिए ए बी सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ए बी और सी, ये हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखेंगे, अगला हमारा दिया गया है अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल एवं सहज बना सकता है। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, ये अवधारणाओं के बीच बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ए हमारा सत्य है और आर क्या है, गलत है हमारा, तो इसलिए दूसरा नहीं तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ए सत्य और भी गलत है, आर असत्य है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जिसने भी राइट आंसर लगाया है वो इसका सही हो जाएगा। 74वां देखेंगे, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को ये कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है, क्या करता है, ये लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा होता ही है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। अगला देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न था, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है, इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये बात सही है। ऐसी अधिगम रणनीतियों को योजना बनाना जिनमें सभी विद्यार्थी भागीदारी रहें, ये बात भी हमारी सही है। बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना। देखिए स्वयं के नियंत्रण में रखना, ये बात यहाँ पर गलत दे रही है, अपने नियंत्रण में नहीं करना है। यहाँ पर परियोजना और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना। देखिए छात्रों की जो स्वतंत्रता होती है उसको प्रतिबंधित नहीं करना है, तो ए भी जिसमें है वो राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए और बी, ये हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो इसलिए ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है, तो कौन सा है, शिक्षिका ये केवल अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने हेतु करती है, तो ये बात हमारी यहाँ पर क्या है, गलत है। शिक्षिका अपनी प्रधानाचार्य प्रधान शिक्षिका, ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। शिक्षिका को नहीं पता है कि वह ये क्यों कर रही है, शिक्षिका को ये विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चौथा। अगला देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक कक्षा में हेतु सकारात्मक परिवेश। देखिए यहाँ पर समझने की बात है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है कि सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे। नियत कार्यों को करने की, बच्चों की क्षमताओं में विश्वास, आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य साथ की तुलना करना। देखिए तुलना नहीं करनी है। कार्य के संतोषजनक समापन पर बल दें। देखिए समापन पर जब समाप्त हो रहा हो तो संतोषजनक रूप से यानी शांतिपूर्वक उसको करना चाहिए, ये बात यहाँ पर सही दी गई है। नियत कार्यों परियोजनाओं की देरी जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, देखो बी को काट देंगे, यहाँ पर तुलना नहीं करनी, ए सी डी जिसमें वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए सी डी। अगला है 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, केरल की मंदिर रंगमंच की से कहानियाँ, मराठों की लोकप्रिय गाथाएं, लोकप्रिय कथक नृत्य की नृत्य पोशाक, भानुदत्त की चित्रकला रसमंजरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी सी डी। देखिए ये बात गलत है हमारी पहली, तो बी सी डी जिसमें वो राइट आंसर होएगा, चौथे ऑप्शन में बी सी डी है, वो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे 79 नंबर, निम्न में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, समालोचनात्मक सोच को। मूल लेख को पढ़े बिना किसी का लेख सारांश पढ़ना, किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों को चर्चा करना, इंटरनेट से जानकारी कॉपी करना या पेस्ट करना, विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं की सूची याद करना।
तो देखिए याद करना, समालोचनात्मक सोच की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए ये हमारी गलत हो जाएगी, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। और देखिए मूल रूप से बिना पढ़े लिखे लेख का सारांश करना, ये बात हमारी गलत है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना। तो यहाँ पर 79 का था दूसरा। 80 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। तो देखिए यहाँ पर बढ़ावा देता है वो कौन सा था, विश्व के मानचित्र पर प्रत्येक 1 डिग्री का अंतराल रखते हुए किसे देशांतर खींचे जा सकते हैं। आग्नेय सेनाओं का निर्माण कैसे होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 1991 को भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए अगला दिया है, भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर पूछा गया है कि चिंतन कौशल किस में दिया है, तो यहाँ पर दिया कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो देखिए अगर वो सहमत होगा तो सहमति वाले कथन बोलेगा, और असहमत होगा तो उसके लिए बताएगा। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बच्चा ज़्यादा चिंतन कर रहा है, ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा चिंतन कौशल कर रहा है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला देखेंगे 81 नंबर, इसमें दिया है एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वे सामाजिक जगत को खोज सकें, बात सही है। कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार दिया जा सके, ये बात भी सही है। विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना, ये बात यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए संसाधन प्रदान करना ताकि वे स्वयं प्रयोग खोज कर सकें, तो ये बात हमारी चौथी बात भी सही है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गलत पूछा है, नहीं वाला पूछा है, तो वही हमारा राइट है, तीसरा ऑप्शन। अगला देखेंगे, अगला हमारा 82 नंबर है। 82 नंबर में दिया है कि एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। देखिए स्वयं अध्ययन करेंगे, केवल पाठ्य पुस्तक का अनुसरण तथा उससे ही काम करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे, केस अध्ययन का संग्रह निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पर बी गलत है यहाँ पर, तो इसको काट देंगे। तो ACD यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ACD। अगला देखेंगे, देखिए 84 नंबर देखेंगे, केंद्र शासित राज्य की 8वीं कक्षा पास लड़कों लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्य की 8वीं कक्षा पास लड़कों लड़कियों की साक्षरता की दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होंगे। देखिए कौन से होंगे, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े। क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। अगला देखेंगे 85 नंबर, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है। किसमें की जाती है, योजना बनाने में। तो दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखेंगे, 86 होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के रूप में विचार किया गया। तो देखिए कौन सा इसमें राइट आंसर होएगा, ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हों, भारतीय संविधान की प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करें, बच्चे के उनके विचारों के मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करें, नियमित रूप से गृह कार्य करें। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल BC, B और C इसका राइट आंसर हो जाएगा, B और C, केवल B और C। यहाँ पर भी वही प्रश्न दिया गया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, बात सही है। ये कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग है, ये केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही किया जाता है। ये शिक्षा के उद्देश्यों को निकटतम रूप से संबंध है। तो देखिए बी यहाँ पर C यहाँ पर कट जाएगा, तो ABD जिसमें है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ABD। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ABD। अगला देखेंगे, देखिए 88 नंबर है हमारा, इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य एवं शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, तो वो आते हैं रचनात्मक श्रेणी में। किस में आते हैं, रचनात्मक श्रेणी में आते हैं। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पहला कथन रचनात्मक आकलन। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए ये तो हमारा हो नहीं सकता, A और B, प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो। CD जिसमें है वो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C और D, प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो।
अगला देखेंगे आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न का 90 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं। तो कौन से मापते हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजना को सूचीबद्ध कीजिए। आपके स्कूल में होने वाली परीक्षा पाठचर्या सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए। औषधि के रूप में क्षेत्र की प्रगति का उदाहरणों को सहित वर्णन कीजिए। और यहाँ पर दिया भारत में अल्पसंख्यकों भारतीय शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जांच करना। कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं बताना। तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस कौन सा हो जाएगा? वर्णन कीजिए। ये हमारा सी कट जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ACE। कौन सा हो जाएगा? ACE। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा AC और E। दोस्तों ये रही हमारी सटीक आंसर की जो आप सभी के लिए बहुत ही करेक्ट बताई गई है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी के राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट हुए हैं, 90 में कितने आंसर यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये सटीक आंसर ये आप सभी के लिए मैंने बहुत ही स्पीड तरीके से कराई थी। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।